मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से की हालत में किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों को बहुत तेज तेज पटक रही थी, कभी इधर उधर फेंक भी रही थी। किचन से खटपट की आवाज़ सुनकर मेरी तीनों बेटियां अंदर आ गई और साथ में अंजलि भी। लेकिन मुझे इतना गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर मुझसे कुछ कहे, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं किसी की भी नहीं सुनती थी। उन सबको देखकर मैंने गुस्से से चीख कर कहा, क्यों आई हो तुम लोग? यहाँ से चले जाओ। मेरी चीख सुनकर मेरी तीनों बेटियां तो चली गई, लेकिन अंजलि वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसने जैसे ही संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे गुस्से की असल वजह तो वही थी। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इतनी नफरत शायद ही मुझे किसी और से हो। कुछ देर तक आंखों में आंसू भरकर वो मुझे देखती रही, फिर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की से इतनी नफरत करती थी कि शायद ही दुनिया में किसी और से करती हूँ, और आज मेरे गुस्से की वजह वही बनी थी। हुआ यूँ था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। दरवाज़ा अंजलि ने ही खोला। उसके बाद अंजलि उन औरतों के सामने नहीं आई थी। सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रही थी। मैं चाहती थी कि रिश्ता हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मेरी बेटी ऐश करती। चाय नाश्ते के बाद वो औरतें बोली कि जिसने दरवाज़ा खोला था, क्या वो भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं अंजलि ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। मैंने कहा, हाँ है तो मेरी बेटी। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है? वो बोली, अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। असल में यह बात है कि हमें आपसे यह कहना है कि हमें आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए अपने बेटे के लिए। आपकी बेटी पर हमारा दिल आ गया है, मना मत करना। उन औरतों की बात सुनकर मेरा दिल दिमाग झन्ना गया। गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खोलने लगी। किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा, जी हम सोचकर बताएंगे, अभी फ़िलहाल एकदम से जवाब नहीं दे सकते। वो औरतें फिर चली गई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन औरतों का मुंह नोच लूँ या फिर अंजलि का गला घोट दूँ। उन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं अपना सारा गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जी में आया कि जाकर उसको इतने थप्पड़ मारूं कि अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन मैं मजबूर थी। बचपन की बात और थी, लेकिन अब अंजलि बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो उसे मारकर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी थी, उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अगर बदले में उसने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मेरी क्या रह जाएंगी। हालांकि वह मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। अब मैं उसे जबान की गोली से मारती थी, तानों से उसका पूरा शरीर छल्ली कर देती थी। मैं अभी भी उस पर जुल्म करती थी। शाम तक धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो चुकी थी और अब दिमाग चलने लगा था कि इस मामले से कैसा निपटा जाए। खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें माफ़ कर दे। हमारे ख़ानदान में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम अंजलि का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, इसलिए आपको अंजलि का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहे तो मेरी बेटियों में से किसी का भी रिश्ता ले सकती है अपने बेटे के लिए। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा, माफ़ करना बहन जी, हमें तो अंजलि ही पसंद आई थी। अगर अंजलि का रिश्ता नहीं कर सकती है तो कोई बात नहीं, हम कहीं और कोई लड़की देख लेंगे, लेकिन हमें तो अंजलि ही पसंद आई थी। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी, गुस्से की एक ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी थी। मुझे अंजलि पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले तो उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अब मेरी बेटियों का हक अंजलि छीन रही थी। गुस्से से मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक उस अंजलि को नहीं दूंगी। जो मेरी बेटियों का हक है वो मेरी बेटियों को ही मिलेगा। दिल में कुछ फैसला करके हुए मैं बाहर आंगन में आ गई। अंजलि कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे उस तरह से आराम से बैठा देखकर मैं गुस्से से चीख पड़ी। मैंने कहा, क्या पढ़ रही हो? यहाँ बैठ कर। वहाँ मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? मैंने उसके हाथ से किताब लेकर फेंक दी और मेरे इस तरह चीखने और किताब फेंकने से वो एकदम से डर गई थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे, जो उसने मुश्किल से रोका था। मेरी बात सुनकर मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन मैं
वहीं गुस्से में खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। हालांकि मैं गुस्से में थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ हुआ था। जब अंजलि की आंखों में आंसू आए थे, लेकिन जल्द ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मैं अपने पति रितेश के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। मैंने उसे रोते हुए कहा था कि रितेश, प्लीज़ तुम दूसरी शादी मत करो। हमारी खुद की बेटियां हैं, वो क्या सोचेंगी? आखिर उनके बारे में तो सोचो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे बहुत ही नफरत से देखते हुए, पत्नी हो पत्नी बनकर रहो, ज़्यादा सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने ऑफिस की कलीग से मोहब्बत करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा। वो तो कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं है। तो मुझे किस हक से दूसरी शादी करने से रोक रही हो? एक बेटा तक तो मुझे नहीं दे सकी। रितेश की इतनी घटिया सोच को सुनकर एक पल के लिए मुझे रितेश से नफरत महसूस हुई, लेकिन फिर अपनी बेटियों का मुंह देखकर मैंने फिर अपने घर को बचाने की कोशिश की थी। मैंने अपने घर को बचाने के लिए एक तिनके का सहारा लिया। मैंने कहा, अगर वो भी तुम्हें बेटा ना दे सकी तो क्या करोगे? तो फिर तीसरी शादी करोगे क्या? मेरी बातों का रितेश पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगा कि मैं रोशनी से लड़के के लिए शादी नहीं कर रहा, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वो मुझे बेटा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, अगर एक बेटी हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारी भी तो 3 बेटियां हैं, एक और सही। रितेश ने मेरी कोई बात ना सुनने का फैसला कर लिया था। उस पर तो रोशनी का भूत सवार था और इसी हफ्ते रोशनी से शादी कर रहा था। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि वो एकदम से चीख कर कहा, अगर तुमने एक शब्द भी बोला तो तुम्हें तो मैं अभी के अभी तलाक देकर घर से निकाल दूंगा। और बस यहीं पर आकर मैं खामोश हो गई। मेरी बेटियां भी बहुत छोटी थी। बड़ी बेटी 4 साल की थी, दूसरी बेटी 2 साल की और सबसे छोटी बेटी अभी सिर्फ 3 महीने की थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप्पी साध ली, क्योंकि अब तो कहने सुनने का कोई मतलब रह गया था। और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। अगले हफ्ते ही रितेश रोशनी से शादी करके मेरी सौतन बनाकर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका स्वागत किया। शादी बहुत ही सादगी से की थी। रोशनी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी, और कैसे चल रही थी मैं ही जानती थी। मैं अपने मासूम बच्चों का मुंह देखकर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने घर का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और रोशनी के लिए सेट कर लिया था। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में ही बंद रहती। शादी के तीसरे दिन ही रितेश रोशनी को लेकर हनीमून मनाने चले गए थे। पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बच्चियां। दोनों पूरे 1 महीने बाद लौटे थे, और ये 1 महीना मेरी किन किन तकलीफ़ों में गुजरा था मैं ही जानती थी। छोटे छोटे 3 बच्चों को संभालने के साथ साथ मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का यही महीना सबसे तकलीफ़ से भरा महीना होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी असल तकलीफ़ तो अब शुरू हुई थी। मेरी और मेरी बच्चियों की क्या ज़रूरत है रितेश को? दिखाई नहीं देती थी। मैं किसी चीज़ के लिए कहती तो मुझे फला चीज़ चाहिए, तो रितेश हफ्तों तक उस बात को टालते रहते। वहीं अगर रोशनी किसी चीज़ के लिए कहती तो अगले 1 घंटे में हाजिर हो जाती। रोशनी खूबसूरत और अच्छे रख रखाव वाली थी, बात करने में भी तमीज़ थी, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत के अंगारे भरने लगते थे। जी चाहता था कि इसका मुंह नोच लूं, जिसने मेरी और मेरी बच्चियों के हक पर डाका डाला था। रितेश पूरा पूरा दिन रोशनी के साथ ही रहता, मुझे और मेरी बच्चियों को देखता भी नहीं था। रोशनी घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि रितेश ने उसे कह रखा था कि घर का कोई काम मत करना, किचन के चूल्हे के सामने खड़े मत होना, क्योंकि तुम्हारा रंग काला पड़ जाएगा। और रोशनी ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था। इसके उलट रितेश ने मुझसे कहा था कि घर का सारा काम तुम करोगी, रोशनी को किसी काम के लिए नहीं कहूँगी, सारा काम तुम करोगी और टाइम पर करोगी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीनी नहीं थी, बस गुजारनी थी, वो भी अपने बच्चों के लिए। इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। जब पति अपना नहीं तो फिर पराई लड़की से क्या सीखवा? रोशनी वैसे तो पढ़ी लिखी समझदार थी, लेकिन थी तो सौतन ही। उसको खुद से भी मन नहीं करता था कि किसी काम को हाथ लगाए। पूरा पूरा दिन कमरे में ही बंद रहती। बस रितेश के ऑफिस के आने से 5 मिनट पहले बाहर निकलती।
पूरी तरह तैयार होती और बाहर गेट पर रितेश का इंतजार करने लगती। वो दोनों कुछ देर आपस में बातें करते, फिर साथ में बैठकर खाना खाते। मैं और मेरा बच्चा किचन में ही बैठकर खाना खा लेते थे, क्योंकि रितेश का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इसमें मेरी बच्चियों का क्या दोष है। लेकिन मैं खुद मजबूर थी। पूरा दिन घर के काम करती थी, पूरा दिन घन चक्कर बनी रहती थी। सबके लिए नाश्ता, खाना, कपड़े, घर की सफाई, ऊपर से 3-3 बच्चों को संभालना। इसके बाद रितेश और रोशनी के फिजूल के चोचले देखना। दिल पर पत्थर रखकर काम करती और दोनों की इश्कबाजियाँ देखा करती थी। अगर रितेश रोशनी को दूसरे घर में रखते तब भी शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो रोशनी को मेरी छाती पर ही लाकर बैठा दिया था। फिर एक दिन पता चला कि रोशनी प्रेग्नेंट है, तो रितेश इतना खुश हुए जैसे वह पहली बार बाप बन रहे हैं। लेकिन मेरे लिए थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उन्होंने रोशनी के लिए दूसरा घर ले लिया और उसी में रोशनी को शिफ्ट कर दिया। लेकिन जाते जाते जख्म दे गए। कहा कि अगर रोशनी इस घर में रहेंगी तो मेरी नज़र रोशनी के बच्चे को लग जाएंगी। मेरे दिल पर धक्का सा लगा था, लेकिन रोशनी का मेरे घर से जाना भी मेरे लिए सुकून की बात साबित नहीं हुई, क्योंकि रोशनी घर में होती थी तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो रितेश इससे भी बेफिक्र हो गए थे। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे, तो मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। रितेश को फ़ोन करके सामान मंगवाती तो वह एक हफ्ता लगा देते। इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठानी। मैं कपड़े सिलाई करती और जो कुछ भी पैसा आता वह घर में खर्च करती। ये दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि रितेश की नौकरी चली गई और रोशनी ने एक बेटी को जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्च बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में रितेश ने जो किराए पर मकान घर ले रखा था उसे छोड़कर वापस पुराने घर में आ गया। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन बहुत कम सैलरी थी। वह सारी सैलरी अंजलि और रोशनी पर ही खर्च हो जाती थी। उसके कमरे में दूध के डिब्बे और फ्रूट वगैरह हर वक्त मौजूद रहते थे, जबकि मेरी बेटियों की दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं था। रितेश की सैलरी तो अंजलि और रोशनी पर ही खर्च हो जाती थी। मेरे खर्च और मेरी बेटियों के खर्च कहाँ से होते? मैं अपना वही सिलाई का काम करती थी और अपनी बेटियों का खर्च चलाती थी। रितेश अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे। रोशनी शुरू शुरू में तो अपनी दुनिया में ही मग्न रहती, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब खर्चे बढ़ने लगे तो आमदनी कम हो गई थी, तो उसने एक दिन किचन में ताला लगा दिया। मैंने रोशनी से हैरानी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगी, आमदनी तो ज़्यादा है नहीं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हर वक्त बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहे और फालतू के खर्च बढ़ते रहे। उसका साफ इशारा मेरे बच्चों की तरफ था। जब रोशनी किचन को ताला लगा रही थी तो रितेश सामने बैठे बैठे ही सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने शिकायत की नज़रों से रितेश की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। कहने लगे, हाँ रोशनी ठीक ही कह रही है। अब आप आमदनी कम है तो खर्चे ज़्यादा, तो सोच समझकर खर्चे करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रह गई कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों का खर्च करती हूँ, बल्कि रोशनी तो फिजूल खर्ची करती है। ना जाने कितने फ्रूट्स तो उसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन इसे मेरी बुजदिली कहो या मेरी गलती, मैं अपने पति से डरती थी। बस यहाँ पर मैं खामोश हो गई। इतने पर ही हद नहीं थी। रोशनी ने मेरे बच्चों को प्राइवेट स्कूल से हटवाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी अंजलि को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब मैंने रितेश से इस बारे में बात की तो कहने लगे, रोशनी ने जो किया ठीक किया। तुम्हारी बेटियां तो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना अच्छा बेस्ट बना चुकी है। अंजलि को अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो, उसका भी बेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियां तो अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकती है। अंजलि का कच्चा दिमाग है, अगर अभी से उसे सरकारी स्कूल में डाल दिया तो वह पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएंगी। कोई त्यौहार होता या कोई फंक्शन होता तो मेरी बेटियों के लिए जोड़ तोड़ कर मैं खुद ही कपड़े बनाती थी, जबकि अंजलि के लिए मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था। यह देख देख कर मेरी बेटियां में हीन भावना आने लगी थी।
कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी, अंजलि तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हमें क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। अंजलि की मम्मी इतने सारे जेवर, इतने सुंदर कपड़े पहनती है, फिर आप क्यों नहीं पहनती। मैं बच्चों को डांट कर चुप करा देती, क्योंकि इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। अपने बच्चों की ज़रूरतें देखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करती, जिससे कि मैं अपने और अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सकूं। लेकिन ये जो अंतर अंजलि के रहन सहन में और मेरे बच्चों में था, मैं उसे काट नहीं पा रही थी, बस इस खाई को भरने में नाकाम थी। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उन्हें अपने बाप से नफरत होती जा रही थी, क्योंकि वो इतना तो समझती थी कि यह रोशनी नाम का जो सांप है, उसके बाप ने ही उनके सीने पर लाकर बिठाया है। खबर मिली कि रोशनी फिर से पेट से है। रितेश बहुत खुश हुए। इस बार भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वो पहले की तरह ही रोशनी का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। रितेश और रोशनी मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे और रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। रितेश और रोशनी की मौके पर ही मौत हो गई। मैं घर में ही दोनों के लिए खाना बनाकर तैयार बैठी थी और उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई। बाहर गेट खोला तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। रितेश और रोशनी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। रोशनी का बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। इस हादसे से एक बार तो मैं अंदर तक हिल गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। आखिर उन दोनों के जाने से मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। रोशनी तो मेरे लिए पराई थी, लेकिन मेरे पति आज भी मेरे नहीं थे। वो हर वक्त रोशनी के आगे पीछे फिरते थे, उस पर ही खर्च करते थे, मेरी बच्चियों को और मुझे हमेशा इग्नोर करते थे। रितेश की इन हरकतों ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। मैंने खुद को जल्द ही इन सब बातों से ऊपर उठा लिया। मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं था रितेश और रोशनी के जाने का, लेकिन हाँ, जब मैं अंजलि को कभी कभी देखती तो थोड़ा दुख होता था कि ये बिन माँ की बच्ची रह गई थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फिर नफरत में बदलने लगा कि आखिर इसकी माँ की वजह से हुआ था। मैंने अपने पूरे घर पर एक निगाह डाली। अंदर तक सुकून उतर गया था। अभी पूरा घर मेरा था। इस घर की मालकिन मैं थी, क्योंकि रोशनी के आने के बाद मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैं बस अपने कमरे में रहती थी और रोशनी पूरे घर के मालिक बनी रहती थी। वो जैसा चाहती थी वैसा ही होता था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची। उस घर की थोड़ी सी सेटिंग बदली और उसको एक सिलाई सेंटर में बदल दिया। एक सिलाई सेंटर खोला। लड़कियों से फीस लेकर मैंने लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। मैंने काम पर भी भगवान की कृपा हुई और वो चल निकला। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बच्चियों का एडमिशन अच्छे से प्राइवेट स्कूल में कराया। अंजलि का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई सब अपनी बच्चियों की बराबरी करती थी, ना उसे कम ना उससे ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। मैं अंजलि से अब भी नफरत करती थी। मैं उससे घर के सारे काम कराती और कभी कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उड़ जाता था। लेकिन अंजलि बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। हर वक्त उदास रहती और हर वक्त वो तो मम्मी मम्मी करते हुए मेरे पीछे घूमती रहती। धीरे धीरे चारों बच्चियां बड़ी होने लगी, लेकिन अंजलि का खूब रंग रूप निकला था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन एक बात मुझे बहुत खटकती थी, जो भी रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए आता वो अंजलि की तरफ झुक जाता था। तंग आकर मैंने अंजलि से कह दिया कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना। अंजलि मेरी सारी बातें मानती थी और उसने यह भी बात मेरी मान ली थी। वो किसी के भी सामने नहीं आती थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता कि मेरी बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता। वो लोग अंजलि को पसंद कर लेते और मेरी बेटी का रिश्ता रह जाता, और आज भी ऐसा ही हुआ। फिर मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि सबसे पहले मैं अंजलि की शादी करूंगी और अपने रास्ते के कांटे को ही निकाल दूंगी, क्योंकि यह सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जब तक अंजलि की शादी नहीं होती, मेरी बेटियों की शादियां नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने अंजलि के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। लेकिन अंजलि के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता आता था, लेकिन मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। जो बरसों से मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था, उसे निकालना चाहती थी।
मैं उसकी माँ का बदला लेना चाहती थी। मैं हर आने वाले रिश्ते को मना कर देती, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर होता था। मैं तो अंजलि की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जो उसके जोड़ का ना हो, जहाँ उसे सिर्फ दुख ही दुख मिले। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिश्ता मुझे नहीं मिला था। एक दिन मैं बाजार जा रही थी तो साइकिल वाले से टकरा गई। साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतर कर आया और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम जी, मैंने आपको देखा नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे तो उनसे दूर कहीं भाग जाना चाहता था। मैंने साइकिल वाले को देखा, अच्छी कद काठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? कहने लगा, मैडम जी मैं जुआरी हूँ, जुए में सब कुछ हार गया, कुछ उधार भी हो गया, उसी को चुकता करने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शाम तक कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके मैं उनका उधार चुकता कर दूंगा। अभी तो मुझे उनसे बचना है। मेरा दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, इससे अच्छा रिश्ता अंजलि के लिए कोई नहीं मिल सकता। मैं साइकिल वाले को थोड़ा साइड में ले गई, उससे पूछा कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? मेरी बात सुनकर वो शर्मा गया और हाँ में सर हिला दिया। मैं उसे फौरन अपने साथ लेकर आई। उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर अंजलि के साथ उसके फेरे डलवा दिए। अंजलि बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। एक बार तो मेरा दिल उसके लिए उसके रोने चीखने से पिघल गया था, लेकिन मैं उसकी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना भी दिखाई नहीं दे रहा था। साइकिल वाले की और अंजलि की शादी करवाकर मैंने उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में ही उसे विदा कर दिया और रोती धोती घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर अंजलि की शादी नहीं करती तो तुमसे किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गई। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी। मैं उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी। अब क्योंकि अंजलि का कोई मसला नहीं था तो मेरी दोनों बड़ी बेटियों की शादी बहुत ही आसानी से हो गई। अब घर में मैं और मेरी छोटी बेटी बचे थे और छोटी बेटी की शादी करने का भी मेरा कोई इरादा नहीं था। अंजलि की शादी किए हुए मुझे 6 महीने पूरे गुजर चुके थे और इन 6 महीने में अंजलि एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी थी कि पता नहीं अंजलि कैसी होगी। वो एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन अचानक अंजलि आ गई। वो ना ही खुश लग रही थी और ना ही दुखी। उसने आते ही मुझसे गले मिली और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली, मैं आपसे मिलने फिर आऊँगी। मैं हैरान हो गई कि ये सब क्या है, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फिर मैंने सोचा चलो जो भी है, मेरी बहुत सारी ज़रूरतें अटकी हुई थी वो पूरी हो जाएंगी इन पैसों से। एक हफ्ते बाद अंजलि फिर से मुझसे मिलने आई और ढेर सारे पैसे मेरे हाथों पर रख दिए। बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से है। मुझे फिर उससे नफरत होने लगी। इस लड़की की कितनी अच्छी किस्मत है, जहाँ भी जाती है उसकी किस्मत घुल जाती है। अगली बार जब अंजलि मुझसे मिलने आई तो उसका पति भी साथ में था। वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला। साथ ही उसने अपने भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता भी मांग लिया। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दिया। कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेंगी जैसे अंजलि करती है। अंजलि ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि रिश्ता ना करे, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे लगा शायद अंजलि को मेरी बेटी को ऐशो आराम देखा नहीं जाता। वो नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर अंजलि के पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और बोला कि अगले हफ्ते ही सादगी से शादी कर देते हैं। वो मान गया। जाते जाते भी अंजलि ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। एक हफ्ते बाद ही मैंने सादगी से अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। फिर उससे पहले भी अंजलि ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। उल्टा उसे ताने देने लगी, तुम नहीं चाहती कि मेरी बेटी खुश रहे, आखिर हो तो रोशनी की ही बेटी। मेरी बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोने लगी। फिर मेरी बेटी की शादी हो गई और उसकी विदाई का वक्त भी आ गया। मैंने पिछली सारी नाराज़गी भूलकर रीति से कहा, अंजलि मेरी बेटी का ध्यान रखना। अंजलि हल्के से मुस्कुरा दी और कहा, जब ख्याल रखने का वक्त था तो आपने मेरी नहीं सुनी और अपने लालच में आकर अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी। मेरी बेटी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। मैं सोचने लगी, ना जानी अंजलि यह सब क्यों कह रही थी, लेकिन फिर मैंने सर झटक दिया और अपने
कामों में लग गई। मेरी बेटी की शादी के पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो सोचा चलो क्यों खुद चलकर अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने जब मैं उसके घर पहुँची तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरे पैरों तले से ज़मीन सरक गई। दिल चाहा कि मैं चीख मार कर रोऊं। अंजलि ने मुझसे ठीक ही मना किया था कि ये शादी ना करे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी थी। अपनी लालच में आकर मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरी बेटी फ़कीरों वाले हुलिये में फटे कपड़े पहने, बाल बिखरे, बड़ा सा कटोरा हाथ में था। मैं घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे गले से लिपट कर गई और बोली, मम्मी आपने मुझे कहाँ भेज दिया? ये लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। मैं सुनकर बोलने की हालत में नहीं थी। तभी अंजलि भी उससे भी खराब हालत में बाहर निकली। मैंने उसे चीख कर कहा, अंजलि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अंजलि रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। ये लोग बहुत खतरनाक है, हर वक्त हम पर निगाहें रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया कि आप ये शादी ना करें, लेकिन आप लालच में थी, आप नहीं मानी। इनका गैंग बहुत बड़ा है, बहुत ऊपर तक इनकी पहुंच है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहीं पर फंसी हुई है। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएंगी। आप ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस में जाए और हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बताइए कि ये लोग हमसे भीख मंगवाते हैं। अंजलि मुझे वहीं हक्का बक्का छोड़कर मेरी बेटी को साथ लेकर निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों से जान ही नहीं है। किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत मिन्नतें करने पर वह मेरी बात उस जगह पर चलने को तैयार हुए। थोड़ी छानबीन के बाद वह लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। सब बड़े स्तर पर लोग लड़कियों से भीख मंगवाने का काम करते थे। पुलिस ने उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अभी सारे नहीं पकड़े गए थे, कुछ रह गए थे जिनके लिए पुलिस अभी भी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थी जो अब इस गंदगी से छूट चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और घर वापस ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आग में मैं अंधी हो चुकी थी। अंजलि के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी थी। अगर कुछ कहना ही था, लड़ना झगड़ना ही था, अपना गुस्सा निकालना था तो रितेश से कहना था। इसमें अंजलि का क्या कसूर था? वो तो बेकसूर थी। हर वक्त वो मम्मी मम्मी कहती मेरे आगे पीछे फिरती थी, मेरी मार खाती थी, मेरे तानों को सहती थी, घर का सारा काम करती थी। मैंने उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत किया। मेरी दोनों बेटियां मेरे पास है। मैंने पहली बार अंजलि को एक माँ बनकर गले लगाया। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए थे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।